आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत के भी नाम पर इस वक्त देवेंद्र फडणवीस का ही चेहरा सबसे बड़ा नजर आ रहा है? वो फॉर्मूला क्या है जो हिंदुत्व का परचम मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक फहराने जा रहा है? सब कुछ समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी एक ऐसा मुख्यमंत्री बना रही है जो बीजेपी का अपना हिंदुत्व का फायर ब्रांड सीएम होगा। ये एक ऐसा ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा जो नागपुर यानी संघ का सीएम होगा। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। झुकेगा नहीं साला, घुसेगा घुसेगा घुसेगा। बीजेपी एक ऐसे आदमी को महाराष्ट्र का सीएम बनाने जा रही है जो हिंदुत्व को अपने सीने पर लगाकर चलता है, जोर जोर से कहता है जागो हिंदू जागो। भारत माता की, बोल सियापति रामचंद्र की जय भवानी। जागो तो एक बार, जागो जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो एक बार, जागो तो बोल सियापति रामचंद्र की जय भवानी। हिंदुत्व की विचारधारा से नो कॉम्प्रोमाइज, ये देवेंद्र फडणवीस की यूएसपी है। इसी के दम पर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सोए हुए हिंदुओं में हिंदुत्व की अलख जगाई। फडणवीस ने एक नारे से, एक स्लोगन से महाराष्ट्र की सियासी पिच पर खुद को हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर के तौर पर स्टैब्लिश किया। नतीजा यह हुआ कि अब की बार वोट भी फडणवीस को ही मिला, सबसे ज्यादा मिला, और वो ब्राह्मण होने की वजह से ही मिला, हिंदुत्व के दम पर ही मिला। और इस ट्रेंड को आप एक नक्शे से भी समझ सकते हैं। पहला नक्शा महाराष्ट्र की उन 48 सीटों का है जहां 5 महीने पहले लोकसभा के लिए वोटिंग हुई थी और उस वक्त बीजेपी की टैली सिर्फ 9 सीट तक पहुंची थी। दूसरा नक्शा महाराष्ट्र विधानसभा की उन 288 सीटों का है जहां 23 नवंबर को आए नतीजे में अकेले बीजेपी ने 132 सीटें जीती थी। यानी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर जब वोटर टर्नआउट 2019 के मुकाबले सिर्फ 0.34% बढ़ा तो बीजेपी 9 सीटों पर अटक गई। लेकिन जब 288 विधानसभा सीटों पर 2019 के मुकाबले वोटर टर्नआउट में करीब 5% का इजाफा हुआ तो वही बीजेपी 132 सीटों पर पहुंच गई। ये 5% एक्स्ट्रा वोट उन्हीं हिंदुओं का है जिन्हें जगाने का काम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में किया। और अब यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि महाअघाड़ी का बांटने वाला फॉर्मूला फेल हुआ है। बंटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं के नारे से देवेंद्र फडणवीस जैसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता का शिवाजी महाराज की धरती पर उदय हुआ है। बीजेपी के पास अब हिंदुत्व के 2 फायर ब्रांड नेता हैं, दोनों सनातनी हैं। उत्तर में योगी तो पश्चिम में फडणवीस। हिंदुत्व के दम पर महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत ने अब बीजेपी को आगे का रास्ता भी दिखा दिया है। महाराष्ट्र ने बीजेपी को एक ऐसा महा फॉर्मूला दे दिया है जिसकी काट
मोदी के किसी सियासी दुश्मन के पास नहीं है। ये महाफॉर्मूला है हिंदुत्व का। मराठाओं के गढ़ से हिंदुत्व की जो अलख जगी है, हिंदुत्व की जो विराट यात्रा शुरू हुई है, अब वो यात्रा 2029 तक चलेगी। हिंदुत्व से नो कॉम्प्रोमाइज। बीजेपी अब आगे के सारे चुनाव इसी रास्ते, इसी फिलॉसफी पर लड़ेगी। महाराष्ट्र ने मोदी को आइडिया दे दिया है। नागपुर एक बार फिर हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला साबित हुई है। पूरी हिंदुत्व की फोर्स अब एकजुट हुई है, जिसने ठान लिया है कि अब विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। शुरू में यह नामुमकिन सा लगता था, लेकिन मोदी के एक हैं तो सेफ है ने पूरे कैडर को ही रिचार्ज कर दिया है और देवेंद्र के जागो हिंदू जागो ने बीजेपी के कोर हिंदू वोटर्स को जगा दिया है। और अब यह सिलसिला 2029 तक चलेगा। जो लोग अभी भी पूछते हैं कि बीजेपी के लिए, मोदी के लिए देश में नया सेंटिमेंट क्या है, तो वो नोट कर लें, यही नया सेंटिमेंट है जिसका मैसेज एक ही है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मोदी समझ चुके हैं कि अब हिंदू वोट से काम हो जाएगा। हिंदुत्व की विचारधारा से बीजेपी 2029 में भी सीटों की ट्रिपल सेंचुरी लगा सकती है। और इस महाफॉर्मूले में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की अहम भूमिका रहने वाली है। वही शिंदे, वही अजीतदाता जिन्हें लेकर महाअघाड़ी के नेता इस वक्त भी तरह तरह के झूठ फैला रहे हैं। यह स्क्रिप्ट घुमा रहे हैं कि शिंदे और अजीत पवार नाराज चल रहे हैं, सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान कर रहे हैं। 7 दिन के बाद भी ये बहुमत वाली एक जो महायुति है, वो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। क्या कारण है? क्या चल रहा है आपस में? हम चाहते हैं कि अगर आपको बहुमत मिला है तो 24 घंटे में आपका मुख्यमंत्री तय होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मोदी और शाह जी को और उनके नेताओं को, पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने में इतनी कठिनाई क्या है, यह हमारी जनता जानना चाहती है। देखिए, कल से यही खबर चल रही है, सवेरे खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस जी पे पूरा फाइनल सिक्का हो चुका है। दोपहर तक एकनाथ शिंदे कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री निर्णय ले लें। तो अगर निर्णय सवेरे हो चुका है कुछ, तो उसको अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? 21 तारीख को परिणाम आए हैं और आज हम 27 तारीख पे बैठे हैं। 28 नवंबर हो गई है आज। तो एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जनता को आपने बहुत सारे वादे किए हैं, वो जनता पूछ रही है कि उनका मुख्यमंत्री कौन, और आप यहाँ पे दिल्ली दरबार में आएंगे, दिल्ली से निर्णय होगा, ये कहाँ तक ठीक है? लेकिन विपक्ष के फैलाए इस झूठ के इतर एक फोन कॉल से सारा झगड़ा खत्म हो गया। फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार तीनों दिल्ली आ गए, अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच गए और इस तरह महाराष्ट्र के सीएम के नाम पर मुहर लग गई। खुद अजीत पवार ने कैमरे पर आकर बड़ी बात कह दी। हमने सबने तय किया था कि 288 सीट्स के बारे में हमारे सभी ने कितने कितने सीट वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, वो हमने तय किया। तब ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ था कि इनको बनाएंगे। पहले क्या होता है, ऐसा कभी तय हुआ तो फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाती है। कुछ पार्टियों का ऐसा लगता है कि इनका बनने वाला है तो हम यहाँ क्यों काम करें, वहाँ क्यों काम करें। ऐसा पहले कोई चुनाव में ऐसा हुआ है। तो पहला टारगेट तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट अपने महायुति के कैसे आ सकती है, ये हमने टारगेट रखा। वो वोटर ने उसी हिसाब से हमें सपोर्ट किया और रिजल्ट्स आपको सबको देखने को मिला। अभी आगे के बारे में आज रात को हम बैठेंगे और तय करेंगे सब मिलके कि क्या। अभी तो एकनाथ शिंदे साहब ने भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट ही किया है, हमने भी इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है, तो उसके बारे में आज चर्चा हो जाएगी। हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरे देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की कमान सौंपने का फैसला करीब करीब ले लिया गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिंदे भी खुश हैं, अजीत पवार भी खुश हैं, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। पार्टी में विश्व गौरव, देश गौरव नरेंद्र मोदी जी और हमारे राजनीतिक चाणक्य अमित भाई, ये अपने बाकी सहकारियों के साथ बैठकर निर्णय करते हैं, नाम तय करते हैं।
तो मुझे लगता है कि वो उनका अधिकार है, उस अधिकार पे हमने अपना कुछ मत व्यक्त करना तो ये उचित नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि जो वातावरण है उसमें दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मुख्यमंत्री बीजेपी से ही और देवेंद्र जी, ऐसा जो वातावरण है उसमें ऐसा लगता है कि वही बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी की दूसरी चॉइस हो सकती है, ऐसा कभी हम सोच भी नहीं सकते। एकनाथ शिंदे साहब ने बताया कि वो नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह साहब से बात करके जल्द से जल्द फैसला हो जाएगा। और सुसंस्कृत नेता कैसा रहता है ये कल एकनाथ शिंदे साहब ने पूरे देश को दिखाया है। जो महाविकास आघाड़ी के लोग बोल रहे थे कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, मतदार लोगों ने क्या कहा है ये सोचते हुए कल एकनाथ शिंदे साहब ने डिसीजन दिया है। इट्स पॉलिटिकल मैच्योरिटी। हम सब शिवसेना के एमएलएज ने, शिवसेना ने पूरे अधिकार हमने एकनाथ शिंदे साहब को दिए हैं, तो एकनाथ शिंदे साहब जो डिसीजन लेंगे उसका 100% हम समर्थन करेंगे। देश के नरेंद्र ने महाराष्ट्र के सीएम के लिए देवेंद्र का सिलेक्शन करीब करीब कर लिया है। महायुति में सब ऑल इज वेल है। दूसरी तरफ जो महाअघाड़ी महायुति में झगड़ा लगाने वाली पटकथा लिखने में व्यस्त थी, चुनाव के नतीजों के बाद अब उसी महाअघाड़ी में झगड़े शुरू हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के कई नेता अब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ठाकरे गुट की शिवसेना के विधायकों को, नेताओं को एक हफ्ते के भीतर एहसास हो गया है कि कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उनका बेड़ा गर्क हुआ है और अब ठाकरे गुट बीएमसी के चुनाव में अकेले लड़ सकता है। यानी महाराष्ट्र में एनडीए करीब करीब टूट की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। संकेत अभी से मिलने लगे हैं, तू मैं कैमरे पर होने लगी है। अपने ताकत पे पूरी महाराष्ट्र में संगठन खड़ा करना चाहिए और जब वक्त पड़ा तो हमने अपने बलबूते पे लड़ना चाहिए। इस प्रकार की भावना सामान्य शिवसैनिक की पहले से आज भी है, आगे भी रहेगी। शिवसैनिकों का ये स्वभाव है खुद के बलबूते पे लड़ने का। शिवसेना को वैसे उम्मीद से कम जगह लड़ने को मिली है, एक शिवसैनिकों का दुख है। और दूसरी बात, शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब की एक प्रतिमा है महाराष्ट्र में, एक कुटुंब प्रमुख बोल के उनकी इमेज है महाराष्ट्र में। उनको अगर सीएम का फेस कर देते तो शायद और ज़्यादा सीट हमारे आ सकते थे, लेकिन उनके फेस को तो विरोध किया गया। हमारे वोट तो चाहिए शिवसेना के साथ के, लेकिन हमारा फेस नहीं चाहिए, ऐसी भूमिका कुछ लोगों ने रखी। ये भूमिका कांग्रेस की ओर से रखी कुछ लोगों ने, वो तो गलत थी ना। उनके फायदे से वोट चलते हैं और लेकिन उनका नेतृत्व तो नहीं चलता, ऐसा भूमिका कुछ लोगों ने रखी हमारे अलायंस में। क्या नीचे के कोई कार्यकर्ताओं ने कोई स्टेटमेंट किया तो संजय राउत का बयान महत्व का है या उनके अपोजिशन लीडर का बयान महत्व का है, वो डिसाइड उनकी पार्टी करे, उनका पार्टी का हाईकमांड करे। हम हमारे जो भी अलायंस है उसको साथ लेके चलने की हमारी भूमिका है। किसको नहीं रहना के साथ में रहना उनको डिसाइड करना उनका अधिकार है। संजय राउत भले ही अभी सब ठीक है वाला नैरेटिव दे रहे हों, लेकिन उन्हें भी पता है कि उद्धव अपनी विचारधारा को कांग्रेस से जोड़कर फंसा चुके हैं, हिंदुत्व वाले एजेंडे से पूरी तरह भटक चुके हैं। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा एक लाइन पर चल नहीं पा रही, मैच नहीं कर पा रही। रही बात राहुल और उनकी पार्टी की, तो जनता ने पहले ही कांग्रेस को करीब करीब हर राज्य से साइडलाइन कर दिया है। कांग्रेस या तो कुछ राज्यों में गेस्ट अपीयरेंस की भूमिका में नजर आ रही है, या जहां सरकार चला रही है वहां भी बैकफुट पर ही है। तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदू वोटर्स से दूर होती जा रही है, और इसे आप हिंदुस्तान के नक्शे से भी समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद हिंदुस्तान के नक्शे पर भगवा ही भगवा दिख रहा है। इस वक्त देश के 21 राज्यों में या तो बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है। अकेले बीजेपी की बात करें तो यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मणिपुर और त्रिपुरा, यानी 21 में से 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बाकी 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है। जबकि कांग्रेस के पास गिन करके 3 राज्य हैं, एक तेलंगाना, दूसरा कर्नाटक और तीसरा हिमाचल। बाकी राज्यों में वो अलायंस पार्टनर है। अब महाराष्ट्र चूक गए, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में और मजबूती से के साथ खड़े होंगे। ये सही बात है कि इंडिया गठबंधन कहीं हारा कहीं जीता। इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत कर करके हमें उम्मीद है
कि आने वाले समय में और गठबंधन मजबूत होगा।